ये सब चैप्टर्स हैं अंशिका हमारी इस किताब के, जो आप देख रहे हैं। इसमें पहला अध्याय था लेखा शास्त्र का परिचय। ठीक है, इसमें जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया गया है इन सब के वीडियोज हैं जो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और पूरे वीडियोज को आप देखेंगे। ठीक है, उनमें देखने के बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ वीडियोज में भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, ऑडियो के जरिए, कॉल के जरिए, जैसा चाहें। यह पूरा पढ़ेंगे। इस समय हम इस टॉपिक में जो पढ़ रहे हैं वो शब्दावली है। ठीक है, शब्दावली मतलब हर विषय के अपने कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, शब्द होते हैं। उन शब्दों का जब तक हमें अर्थ नहीं पता तब तक हम उस विषय में जो कुछ भी बताया जा रहा होगा हम जान ही नहीं पाएंगे कि कहा क्या जा रहा है। इसीलिए उस विषय के कुछ शब्द पहले ही अध्याय में दिए गए हैं, जिसमें पूंजी, दायित्व, संपत्तियां, ये सब क्या होते हैं ये पिछले पहले भी पढ़ाया जा चुका था। इसमें एक टॉपिक था काल्पनिक संपत्ति, जिसे मैं अभी बता रहा था आपको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वह संपत्तियां जो वास्तव में संपत्तियां नहीं होती लेकिन चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती हैं। अब ये सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं ये सूचना देता है कि संपत्तियों का मतलब क्या होता है। जैसे घर है, मकान है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब संपत्तियां हैं, असेट्स हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात। संपत्तियां क्या हुआ, घर, मकान, सामान, वस्तुएं, जो कुछ भी हम खरीदते बेचते हैं वो सब संपत्तियां हैं। ठीक है, ये संपत्तियां हैं। लेकिन वह आइटम, वह चीजें जो वास्तव में संपत्तियां नहीं है लेकिन संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती, जैसे कोई विद्यार्थी ना हो लेकिन विद्यार्थियों के बीच में बैठा हो, है ना, तो उसे बनावटी विद्यार्थी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे ही संपत्तियों के बीच में जो जो संपत्तियां दिखाई जाएंगी उन्हें बनावटी या काल्पनिक संपत्ति कहा जाएगा। तो ये होंगे कौन, पता लगे वो विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं है, वो कोई टीचर है जो टीचर पढ़ा रहे हैं, केवल वो कैसे पढ़ा रहे हैं ये देखने के लिए आया है और विद्यार्थियों के बीच में बैठा है, मान लेते हैं। होता है ना, कभी कभी चेकिंग होती है टीचर्स की कि टीचर्स कैसा पढ़ा पा रहे हैं, तो इंस्पेक्शन के लिए कुछ लोग आते हैं। तो वो कौन है, वो इंस्पेक्टर है बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो काल्पनिक संपत्तियां हैं ये दरअसल वे हैं, क्या है, खर्चे हैं। वे माने एक्सपेंडिचर्स। लेकिन ये वे इतने अधिक मात्रा में होते हैं, इनकी राशि इतनी ज्यादा होती है कि उसी साल अगर आप उसे दिखा दें लाभ हानि खाते में तो आपका लाभ बहुत घट जाएगा या हो सकता है हानि भी हो जाए। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो व्यय होता है वो सारी की सारी संपूर्ण राशि उस साल ट्रांसफर नहीं की जाती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफर करने से रह जाता है वो कहाँ दिखाया जाएगा, वो आर्थिक चिट्ठे के बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाया जाएगा। कैसे दिखाएंगे ये तो बात की बात है, अभी केवल इतना जाने की कोई एक बैलेंस शीट होती है, उसमें दो साइड होते हैं, एक दायित्व पक्ष होता है और एक असेट साइड होता है, संपत्ति पक्ष। तो संपत्ति पक्ष में इस तरह के काल्पनिक जो संपत्तियां हैं जो दरअसल असेट, दरअसल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, भारी एक्सपेंडिचर, उन्हें हम पूरा का पूरा लाभ हानि खाते में न दिखा करके कुछ हिस्सा संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। जो हिस्सा संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है उन व्ययों का वही हिस्सा बनावटी संपत्ति या फिक्टिशियस असेट कहलाता है। एक उदाहरण इन्होंने दिया है प्रारंभिक व्यय का, और मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया था ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का, यानी कि बड़ी मात्रा में जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट पे आपने 5 करोड़ का खर्चा कर दिया, पूरा 5 साल तक जो विज्ञापन पे होता है ना, आप देखिए टीवी पे तमाम ऐसे विज्ञापन है, जब से आपने होश संभाला है तब से आ रहे हैं, 10 साल से वो विज्ञापन वही के वही आ रहे हैं। ऐसा है कुछ विज्ञापन याद आप में से किसी को, ऐसा कोई विज्ञापन याद है टीवी पे जो आप जब से देख रहे हैं तब से आ रहा है, वैसा ही कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। जैसे घड़ी डिटर्जेंट का आता है वो भी वैसे ही लगभग आ रहा है, तमाम ऐसे विज्ञापन आप देखते हैं। यानी कि जो टीवी एड होते हैं ये 1 साल से ज्यादा समय तक चलते हैं, है ना। और 1 साल से ज्यादा समय तक अगर कोई चलता है तो जितने भाई कोई खर्चा है, खर्चे को आप कब दिखाते हैं, जहां तक आप उसका लाभ ले रहे होते हैं। अगर आपने कोई खर्चा ऐसा कर दिया है जिसका लाभ हमें 5 वर्षों तक मिलना है तो एक ही वर्ष में उसको पूरा दिखाया जाना लॉजिकल तो नहीं है। तो इसीलिए अगर 5 करोड़ खर्च हुए, 1 करोड़ इस साल दिखा करके 4 करोड़ बाकी अगले 4 सालों में 1-1 करोड़ दिखेंगे, ऐसा माना जाता है। तो बाकी का 4 करोड़ कहाँ दिखाया जाएगा, असेट साइड में। उसे फिक्टिशियस असेट माना जाएगा। असेट साइड में जहाँ फर्नीचर बिल्डिंग लिख रहे होंगे वहीं पर आप लिखेंगे ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ। यस सर।
ठीक है। अब आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें संपत्तियों के एक प्रकार ये था स्थायी, अस्थायी, अदृश्य और तरल संपत्तियां। ये सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। वह भी शायद बता दिया था मैंने, अभी नहीं बताया था? कितना हो गया था? ये सारी चीजें बता हो दिया गई था थी। सर। कहाँ विक्रय तक हुआ था? विक्रय हो चुका रहती था। है सर। स्टॉक हो गया स्टॉक था। स्टॉक के बारे में कोई बता सकता है कि स्टॉक का लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से कौन सा मूल्य पर उसे उसका मूल्यांकन किया जाता है? लागत मूल्य पर या बाजार मूल्य पर? सर लागत मूल्य और बाजार मूल्य लागत दोनों मूल्य पर करा जाता है। दोनों मूल्य पर किया जा सकता है, लेकिन किया जाता है इन दोनों मूल्यों में से जो कम होता है उस पर। लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लागत मूल्य और बाजार मूल्य इन दोनों में से जो कम होता है उस पर हम करते हैं मूल्यांकन। आप यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा है लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होता है उसी मूल्य पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब हम आगे पढ़ेंगे देनदार या ऋणी क्या होता है। देखिए, जिस व्यक्ति या संस्था या कंपनी या निगम से उधार बेचे गए माल के मूल्य को व्यापारी को वापस वसूल करना है। ये जो व्यक्ति है, संस्था है, कंपनी या निगम, निगम माने कॉर्पोरेशन होता है, कंपनी तो आप कंपनी जानते ही हैं। ये लोग वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपसे उधार माल खरीदा है। जो जिसने भी उधार माल खरीदा है उससे आप मूल्य वसूल करेंगे, आज नहीं तो कल। तो जिन जिन लोगों से आपको आपका उधार बेचे गए माल का मूल्य वसूल करना है, वो सारे लोग आपके देनदार हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। DEBTORS, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि जिन व्यक्तियों से रुपया लेना है वो सब आपके देनदार हैं, जो आपको देंगे, आप जिनसे पैसा लेंगे। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है लेनदार कौन होते हैं। तो लेनदार इसी का अपोजिट है। जिनसे आपने उधार क्रय किया है उन व्यक्तियों को, वह भी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, निगम, ये सब हो सकते हैं, उनको आपको धन देना पड़ेगा। तो जिन व्यक्तियों को आपको धन देना है लेकिन जो आपसे धन लेने वाले हैं वो लेनदार, और जो आपको धन देने वाले हैं वो देनदार है। ठीक है, देनदार से पैसा जो कि मिलने वाला है, वो सारे आइटम जिनसे पैसा हमें मिलने वाला होता है वो सारे आइटम संपत्ति कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और जिन जिन पे हमें भविष्य में किसी को कुछ चुकाना पड़े वो सब हमारे ऊपर दायित्व है, लायबिलिटीज है। तो लेनदार हमारे ऊपर क्या है? दायित्व है या संपत्ति है? लेनदारों से पैसा हमें लेना है या देना होता है? लेनदार, लेनदार वो लोग हैं जो हमसे पैसा लेंगे, क्रेडिटर्स। तो जिनसे हमें पैसा, जिनको हमें पैसा देना है, जिन्हें हम पैसा चुकाएंगे, वो सब हमारी लायबिलिटीज है। फिर से मैं बता रहा हूँ, लायबिलिटीज समझ लीजिए, वो सारे आइटम जिन पे हमें पैसा किसी को देना है भविष्य में, वो सारे आइटम्स हमारे ऊपर दायित्व होते हैं। भाई किसी से आपने उधार लिया, आपको उसे चुकाना है, तो आपका दायित्व हो गया ना, आपकी लायबिलिटी हो गई। ओके, इसी तरह से जो पैसा आपको कोई देगा वो सब आपके असेट्स हो गए। असेट्स क्या होती हैं? आज बेचिए अगर कोई संपत्ति तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई भी संपत्ति बेचिए तो आपको पैसा मिलेगा। इसी तरह से अगर आप कोई भी व्यक्ति से पैसा पाने वाले हैं तो वह व्यक्ति उस कैपेसिटी में, जितना वो पैसा आपको देने वाला है, उस कैपेसिटी में वो आपका संपत्ति हो गया। ठीक है, तो देनदार आपकी संपत्ति होते हैं, डेटर्स आपकी असेट है, और लेनदार, क्रेडिटर्स आपके ऊपर एक तरह का दायित्व है जिन्हें आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हानियां क्या होती हैं? हानियों के बारे में हमने ये जाना है कि हानि एक संपत्ति में कमी है। हानि से क्या होता है? जो आपकी एसेट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, जिससे व्यवसाय को कोई लाभ नहीं होता है। हानि एक तरह की संपत्ति की कमी है, व्यवसाय से इससे लाभ तो नहीं होगा। जब ये हानि स्वयं है तो इससे लाभ क्या होगा? हानि और व्यय में एक अंतर है। खर्चे हम करते हैं ना, तो खर्चा और हानि दोनों का जो नेचर होता है ये ऋणी नेचर के होता है। ऋणी मतलब इनसे हमारा नुकसान होता है, तो ये ऋणी है, डेबिट नेचर के हैं। जो हानि होती है और व्यय में मुख्य अंतर सिर्फ इतना है कि व्यय जो है वो आप लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं। ठीक है, आप कभी भी कोई खर्चा करते हैं, जैसे आप अपने कर्मचारियों को सैलरी देते हैं
इस आशा के साथ देते हैं कि हम इसे जितनी सैलरी देंगे ये इससे ज्यादा कमा के हमें देगा अपनी मेहनत से। और अगर हमें ये लगे कि इसे हम जितना सैलरी देंगे इसके द्वारा कुल जो किया गया काम होगा, जो इसकी काम से इसकी मेहनत से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो इसको दी गई सैलरी से कम है, तो हम उस कर्मचारी को निकाल देते हैं। कोरोना के समय में कई कर्मचारियों को संस्थाओं ने इसलिए निकाला क्योंकि उन्हें लगा कि प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसको हम जितनी सैलरी देंगे ये उतना कमा करके हमें नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए उन्होंने उसे निकाला। ठीक है, तो हानि का मतलब ये है कि जिसमें लाभ का कोई उद्देश्य नहीं होता वो तो हानि है ही, लेकिन व्यय में क्या होगा कि आप खर्चा करते ही इसीलिए कि लाभ कमाना आपका उद्देश्य होता है। बात समझ में आती? हानि में ऐसा कुछ नहीं है। माल का चोरी हो जाना हानि है, लेकिन अगर आपने डाक पर, टेलीफोन पर, बिजली पर कोई खर्चा किया है तो वह व्यय है। तो हानि और व्यय आपको समझ में आ गया होगा। व्यापार का स्वामी कौन होता है? वह व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाता है। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपराइटर। जो व्यापार में पूंजी लगाता है, अपनी पूंजी लगाता है, धन लगाता है, व्यापार का संचालन भी करता है, यानी कि जो डेली ऑपरेशंस होते हैं वह भी वही करता है। व्यापार का जोखिम उठाता है। जोखिम क्या होता है? जो माल आपने खरीद के गोडाउन में भरा है या आपने रिटेल आउटलेट में लगाया है वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, या अगर जब तक वो लगा हुआ है तब तक आंधी तूफान भूकंप कुछ भी आ जाए तो भी उसी का नुकसान होगा। तो ये जोखिम है जो वह व्यापारी उठाता है, और इसी जोखिम की वजह से और अपनी मेहनत जो वो संचालन में खर्च करता है, इसकी वजह से जो लाभ आता है बिजनेस का, उसका अधिकारी वही व्यक्ति होता है। ठीक है, यह व्यक्ति जो पूंजी लगाएगा, व्यापार का संचालन करेगा, ठीक है, व्यापार के संचालन के अलावा जोखिम लेगा और लाभ भी अपने खुद ही के लिए आरक्षित कर लेगा, यानी लाभ पर भी उसका अधिकार होगा। यही व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? यही व्यापार का स्वामी यानी ओनर कहलाता है। इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है प्रोपराइटर। याद रहेगा? यस सर। फिर बात करते हैं आहरण की। ये जो व्यापारी है, जब ये कुछ ऐसे खर्चे जैसे घरेलू उसके खर्चे हैं या उसके अपने व्यक्तिगत खर्चे हैं, निजी खर्चे हैं, उनके लिए अगर बिजनेस से रोकड़ ले या वहां से बिजनेस का माल ले ले, ठीक है, तो वह उसका आहरण कहलाता है। आहरण को हम अंग्रेजी में ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ठीक है, ड्राइंग होता है कला, चित्रकला, ड्राइंग उसे हम बोलते हैं ड्राइंग, लेकिन इसमें एस और जुड़ा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ड्राइंग्स। ठीक है, तो जब आप ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्रा माने होता है कोई चीज निकालना। आप देखते हैं ना मेजों में ड्रार्स होते हैं, जब आप कोई चीज निकालना चाहते हैं तो वहां से कुछ ड्रा कर लेना। ड्रा कर लेना मतलब पिकअप कर लेना कोई चीज। तो अगर बिजनेस की तिजोरी से आपने कुछ पैसा व्यक्तिगत यूज के लिए निकाल लिए तो ड्रा करना हो गया उस पैसे को या उस स्टॉक को। लेकिन ये बिजनेस के पर्पज से नहीं होता, उसके निजी पर्पज से होता है। तो इससे व्यक्ति की जो पूंजी होती है जो उसने बिजनेस में दी होती है वह कम हो जाती है। ड्राइंग्स को व्यापारी की पूंजी में से घटा दिया जाता है। ठीक है, या तो वो जितना उसने ड्राइंग्स किया वो वापस कर दे बिजनेस को, अगर वापस नहीं करता तो उतने से उसकी पूंजी घट जाती है। इसके बाद में आगे का जो एक 14वां जो टर्म है वो है सौदा ट्रांजैक्शन। बिजनेस में हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें ये पता तो होना चाहिए कि ट्रांजैक्शन यानी कि सौदा होता क्या है। तो सौदे के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित वे समस्त आर्थिक क्रियाएं आएंगी। ध्यान रखिएगा, केवल आर्थिक क्रियाएं आएंगी। व्यवसाय से संबंधित बहुत सारी क्रियाएं, जैसे व्यवसाय में कोई बहुत सीनियर कर्मचारी थे, उनका रिटायरमेंट हुआ तो एक पार्टी हुई, ये क्रिया है, लेकिन ये आर्थिक क्रिया नहीं है। ठीक है, पार्टी एंजॉय की, कितनी देर तक पार्टी चली, ये सब हमारे अकाउंटिंग में नहीं आता। लेकिन हाँ, अगर उस पार्टी पे कुछ खर्चा हुआ है, ध्यान रखिएगा, तो खर्चा जरूर आएगा हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, क्योंकि उसमें धन शामिल हो गया। तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है, क्या मतलब होगा आर्थिक क्रिया का? आर्थिक क्रिया यानी जिसमें अर्थ शामिल हो। तो व्यवसाय से संबंधित वे सभी आर्थिक क्रियाएं यानी कि वे सारी क्रियाएं जिसमें अर्थ शामिल है, जो अन्य किसी पक्ष के साथ उधार या नकद रूप में होती हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ आप नकदी का लेन देन करें या बिना नकदी के लेन देन के उधार ही लेन देन करें, लेकिन उसमें मनी वैल्यू शामिल होगी, वो सारे ट्रांजेक्शन जो होंगे वो सौदे कहलाएंगे। ठीक है, समस्त आर्थिक क्रियाएं यानी कि जिनमें धन शामिल है, वो नकद हो या उधार हो, वह व्यापार में सौदा कहलाती है। इन्हें
व्यापारिक व्यवहार भी कहा जाता है, सौदा भी कहा जाता है, लेन देन भी कहा जाता है। अंग्रेजी में एक ही टर्म है, ट्रांजैक्शन। ठीक है, इन्हें बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस इवेंट भी कह सकते हैं। इनके उदाहरण के रूप में माल या किसी वस्तु का क्रय विक्रय आ जाएगा। अगर आपने किसी भी व्यक्ति से कोई सेवा प्राप्त की है, जैसे मजदूरों से मजदूरी, ठीक है, क्लर्क से उसकी सेवा प्राप्त की तो आपने सैलरी वगैरह उसे देना होगा। तो ये सारे सौदे हैं। सौदों को आप पुस्तकों में उनका लेखा करते ही हैं। ठीक है, सौदे चाहे छोटे हो, 5 रुपए के हो, 10 रुपए के हो, या 10,000 के हो, या 10 लाख के हो, उनको आपको रिकॉर्ड करना होता है। एक टर्म नया है जो बहुत पूछा जाता है, बट्टा कटौती। बिजनेस में आप जब कभी किसी दुकान पर जाते हैं कोई किताब खरीदने के लिए, तो आप उससे पूछते हैं कि भैया कितना डिस्काउंट करेगा, यानी कि जो उसका प्रिंट प्राइस होता है उसमें जो कमी करके आपको बाकी का जो देना होता है या व्यापारी लेता है, तो वो डिस्काउंट घट जाता है और बाकी का पैसा आपसे वसूल किया जाता है। तो ये जो अमाउंट घटा दी जाती है किसी भी मूल्य में से, उसी को हम बट्टा या कटौती बोलते हैं। देखिए साफ साफ लिखा है कि व्यापारी अपने ग्राहकों से माल का पूरा मूल्य न लेकर के कुछ मूल्य छोड़ देता है। जो छोड़ देता है मूल्य कुल मूल्य में से, उसी को हम कटौती बोलते हैं। इसको बट्टा भी कहा जाता है। ठीक है, व्यापारी क्या करता है, व्यापारी द्वारा प्रदान की जाने वाली कटौती मूल्य सूची में लिखी होती है। मूल्य सूची का मतलब है प्राइस लिस्ट। जैसे किताब का एक MRP पड़ा होता है ना, मान लिया 300 रुपए पड़ा हुआ है और उसने कहा कि वो 20% कटौती देगा, तो 300 का 20% यानी कि 60 रुपए कट जाएगा और 240 रुपए आपको देना रहेगा। तो ये जो 60 रुपए होगा यही कटौती होगी। बात समझ में आती? तो प्रिंट प्राइस पर जो आपको छूट मिल जाती है, सभी को मिलती है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। ठीक है, बात समझ में आती? लेकिन व्यापारिक छूट के बाद अगर किसी को यह माल 240 रुपए के हिसाब से मान लिया कोई 10 किताबें लेके गया था, तो 2400 रुपए हो गए। और उसने कहा था कि वो सप्ताह भर में पेमेंट कर देगा। दुकानदार उसे एक और ऑफर दे देता है कि अगर आप सप्ताह भर में पेमेंट करने की जगह अभी अगर आप भुगतान करते हैं, तो हम आपको इस पे 5% डिस्काउंट और दे देंगे। ये बात फिर से सुनिएगा ध्यान से। 300 की किताब थी, 10 किताब कोई ले रहा है, उसने उस पर 20% उसे व्यापारिक छूट दी है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो 300 रुपए की किताब पे अगर हम ट्रेड डिस्काउंट घटाएंगे 20% का, तो 60 रुपए घटेगा और बचेगा कितना, 240 रुपए। 10 किताबें हैं तो 2400 रुपए उससे लेने हैं, जिसने उसने कहा था कि वो सप्ताह भर बाद देगा। दुकानदार ने या जो विक्रेता था उसने एक और ऑफर रखा कि अगर आप अभी भुगतान करते हैं तो हम आपको 5% का डिस्काउंट और दे देंगे। उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो आप 2400 रुपए हम अभी आपको दे रहे हैं, इसमें 5% कटौती और कीजिए और हमें दीजिए। तो 2400 का 5% यानी कि अगर एक किताब पर देखें 240 का 5% अगर निकालेंगे तो 12 रुपए और कम हो जाएंगे, यानी कि 228 रुपए की एक किताब पड़ेगी। कुल जो पैसा आएगा वो 2280 रुपए। ठीक, तो जो बाद में 12 रुपए प्रति किताब छूट गए 5% 240 का, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नकद छूट बोलेंगे। नकद छूट यानी कैश डिस्काउंट। अब ये दोनों छूट को ध्यान से देखिएगा। पहली जो व्यापारिक छूट है वो इसलिए दी जाती है कि विक्रय बढ़ाया जा सके, और जो दूसरी नकद छूट दी गई वो इसलिए दी गई कि तुरंत पेमेंट प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट यू प्रोवाइड कैश डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट माने तुरंत, जल्दी। ठीक है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए आप नकद छूट देते हैं और विक्रय बढ़ाने के लिए आप व्यापारिक छूट देते हैं। ओके, फिर आता है एंट्री। तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, उनको आप जब कीपिंग के नियमों के अनुसार, उसके सिद्धांतों के अनुसार प्रारंभिक पुस्तकों में लिखते हैं, जैसे जर्नल में आपने लिखा, तो उसे बोलते हैं एंट्री करना, कि आपने उसकी लेखा या उसकी प्रविष्टि या उसकी एंट्री करी। जब आप पहली जर्नल एंट्री करेंगे तो उसको बोला जाएगा कि आपने एंट्री कर ली। समझ गए, यानी कि लिख लिया। प्रमाणक क्या होते हैं? प्रमाणक वो बिल होते हैं, वाउचर होते हैं, जिनको देख करके आप, जिनके आधार पर अपने यहाँ एंट्री करते हैं। ठीक है, कैश बुक में जो एंट्री की जाएगी तो कैश बिल के आधार पर की जाएगी, वो वाउचर्स प्रमाणक कहलाते हैं। क्योंकि जब कभी भी कोई ऑडिटर आएगा चेक करने के लिए कि आपने मान लिया कहा कि हमने 5000 की किताब खरीदी, तो 5000 की किताबें मतलब खरीदी, तो 5000 का बिल भी होना चाहिए, तो वो जो बिल होगा वही प्रमाणक कहलाएगा। समझ गए? और अप्राप्य या अशुद्ध ऋण ये आता है कि जो देनदार होते हैं
सारे के सारे देनदार कभी भी भुगतान नहीं करते हैं। 10,000 में से मान लिया 200 के देनदारों ने पेमेंट नहीं किया, तो 200 के जो देनदार होंगे वो आपके खराब देनदार माने जाएंगे, बैड डेट माने जाएंगे। तो उनको बैड डेट मान करके अशुद्ध ऋण कहा जाता है, हिंदी में, अंग्रेजी में बैड डेट कहा जाता है। जो अशुद्ध मतलब जिनका पैसा वसूल नहीं हो सकता वो अशुद्ध है। शुद्ध माने होता है वसूल होना, भुगतान करना। अशुद्ध जिनका पैसा नहीं मिल सकता वो अशुद्ध कहलाते हैं। तो बैड डेट इन्हें बोलते हैं, यानी कि देनदारों का वह हिस्सा जो हमें वसूल नहीं होता उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो ये कुछ इसके टर्मिनोलॉजी थे। इनमें किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। एनीवन, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? आज की क्लास में बहुत कम बच्चे रहे हैं, सिर्फ 4 लोग हैं। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या ये क्लासेस डेली नहीं होने चाहिए? अभी जितनी बातें सुनी सारे लोगों को सब कुछ समझ में आ गया? अभी के अभी मतलब इस समय कोई डाउट अगर दिमाग में आ रहा हो तो पूछ ले, बाकी आप इन्हें फिर से पढ़ेंगे घर पे। फिर अगर कोई डाउट होगा तो कल जब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे तो आप वहां से फिर से इनके बारे में पूछ सकेंगे। ठीक है, तो कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम इसमें पढ़ेंगे जो ये लेखांकन की जो सूचनाएं होती हैं, इन लेखांकन सूचनाओं का उपयोग कौन कौन लोग करते हैं। तो सबसे पहला तो उपयोगी जिसने पूरा का पूरा बिजनेस सेटअप किया होता है और जो अकाउंटिंग बुक्स तैयार करवाता है वो है व्यवसाय का स्वामी, है ना। व्यवसाय के स्वामी को सूचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा जो व्यवसाय के मैनेजर होते हैं, जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करते हैं यानी कि पैसा लगाते हैं, उन्हें विनियोक्ता या विनियोजक कहा जाता है। जो बैंक आपको कभी उधार देता है या उधार आप जहां से लेना चाहते हैं वह भी आपके अकाउंटिंग बुक्स का यूजर होता है। और जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार, अगर कोई व्यक्ति से आप उधार माल खरीदना चाहते हैं तो वह जानना चाहता है कि आपकी लाभ हानि की स्थिति क्या है, आपकी संपत्तियां और दायित्व क्या है। तो ऐसी स्थिति में लेनदार भी आपके अकाउंटिंग बुक्स का यूजर होता है। इनको आप पढ़ेंगे आज अच्छे से। नकद छूट और व्यापारिक छूट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी से क्लियर कर देता हूँ। व्यापारिक छूट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, माल की बिक्री बढ़ाना। और जो नकद छूट है इसका उद्देश्य क्या है, शीघ्र भुगतान प्राप्त करना। ये बात तो मैं अभी बता चुका ना। दशा क्या होती है, यह छूट एक निश्चित मूल्य से अधिक या एक निश्चित मात्रा से अधिक माल क्रय करने पर दी जाती है। इसे ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ये तब बेसिकली दी जाती है जब आप चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा माल खरीदें। तो हम बोलते हैं ना कि 3 के साथ 1 फ्री है, ठीक है। या अगर आप 5 खरीदते हैं तो आपको 10% की डिस्काउंट दी जाएगी। 1 पर कोई डिस्काउंट नहीं, 2 पर कोई डिस्काउंट नहीं, 3 पर अगर आप लेंगे तो डिस्काउंट दी जाएगी। तो उद्देश्य क्या है, विक्रय बढ़ाना। और यहाँ पर क्या है, एक निश्चित अवधि के भीतर या निश्चित तिथि से पहले ही अगर आप भुगतान कर देते हैं तो ये दिया जाता है। मैंने बताया था ना कि 7 दिन का बात था कि 7 दिन के बाद वो पेमेंट करेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आज ही अगर कर दे। तो अगर ऐसा वो करता है तो हम तुरंत उसे फर्दर छूट दे देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, जल्दी पेमेंट प्राप्त करना, निश्चित अवधि से पहले प्राप्त करना या निश्चित अवधि के भीतर प्राप्त करना। ये माल खरीदते समय, यह छूट माल को खरीदते समय दी जाती है और ये भुगतान के समय दी जाती है, ठीक है। छूट की राशि को बीजक से घटा देते हैं। बीजक में इस डिस्काउंट को घटा करके दिखाया जाता है। बीजक माने वो बिल होता है जो माल के खरीदने या बेचने के समय आप तैयार करते हैं विक्रेता के तौर पे। और ये जो डिस्काउंट होती है ये भुगतान के समय, माल बेचने समय नहीं, भुगतान के समय इसको घटा करके दिखाया जाता है, क्योंकि इसका तो संबंध भुगतान से है ही, नकद छूट का, है ना। इस छूट का लेखा पुस्तकों में किया ही नहीं जाता है। जब अकाउंटिंग में आप बिल में तो आता है, बीजक में तो आप ट्रेड डिस्काउंट को दिखाते हैं, वाउचर में तो आता है, लेकिन जब आप अकाउंटिंग बुक्स में लेखा करना शुरू करते हैं तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पे मेंशन नहीं किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट आने के बाद, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया था ना, 300 रुपए की किताब थी, तो किताब के विक्रय का लेखा आप करेंगे 240 से, 300 से नहीं करेंगे, यानी 60 रुपए को आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। लेकिन ये जो नकद छूट होती है इसका लेखा भी होता है और इसकी गणना जो है वस्तुओं पे एमआरपी पे की जाती है और इसकी गणना जब भुगतान करना है उस पर की जाती है, ठीक है। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग जो है कई और लोग करते हैं, वो कौन कौन से ये पूरा पढ़ेंगे। इसी के साथ चैप्टर पूरा होगा। कल इस चैप्टर में आपको जो भी पूछना रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब पढ़िए मन लगा करके, और कल ज्यादा से ज्यादा पूछिए। कल की क्लास में भी अगर बच्चे ज्यादा नहीं जुड़े तो फिर डेली लाइव क्लास का आइडिया कैंसिल करेंगे, तो सप्ताह में 2 दिन की क्लासेस लाइव किया करेंगे, ठीक है, अगर यही संख्या रही। क्योंकि बहुत कम बच्चे जुड़ते हैं तो बहुत फायदा नहीं, क्योंकि सवाल बहुत कम आ पाते हैं, ठीक है। तो कल ढेर सारे सवालों के साथ उपस्थित होइएगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर पे रहें, और मन लगा के